हेलो दोस्तों, मैं संजय देवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज टाइम में, जहां हम लोग करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सरल और स्पष्ट भाषा में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान में हम लोग संपूर्ण कोशिका का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका विज्ञान है क्या चीज़। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, वो हमारा कोशिका विज्ञान कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इसको कहा जाता है इंग्लिश में साइटोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं ना, साइटोलॉजी कहा जाता है। परिभाषा अगर हम लोग बात करें कि कोशिका किसे कहेंगे, तो सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहते हैं, और इनमें स्वतः प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका में स्वतः प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है भाई? देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग अगर एक ईंट को देखें, ऐसा ध्यान देंगे, एक ईंट को अगर मैं देखूं तो ये ईंट किन से मिलके बना होगा? कहीं कहीं ये छोटी छोटी जो है रेत के और मिट्टी के कणों से मिलके ऐसा बना होगा। बहुत सारे रेत के कण और मिट्टी के कण अगर आपस में मिले होंगे तो कहीं जा कर के हमारा क्या बना होगा, तब जा कर के हमारा ईंट बना होगा। और ऐसी ही बहुत सारी अगर ईंटें आपस में मिल गई होंगी, आप ध्यान देंगे, ऐसी ही बहुत सारी ईंटें अगर आपस में मिल गई होंगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तब क्या बना होगा, तब एक दीवार बना होगा, एक दीवार बना होगा। यहाँ पे देखिए छोटे से छोटे कण जो हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के, ये आपस में मिले तो हमारा बन गया ईंट। ध्यान देंगे, और ईंट जब आपस में मिले तो क्या बना, दीवार बना, या दीवार कह सकते हो। और जब दीवार आपस में ऐसी, मैं बहुत सारे दीवारों को मिला दूँ आपस में, मान के चलिए मैंने ये दीवार मिला दिया ऐसा, ये हमारे पास दीवार है, ठीक है, ये 4 दीवारों को मैंने ऐसे मिला दिया कुछ इस प्रकार से। अब जब ये आपस में दीवार मिल गए तो क्या बना, एक कमरा बना, एक रूम बना, यही था, तो एक कमरा बना। अब जब ऐसे ही मैं बहुत सारी कमरों को एक साथ मिला दूँ, ध्यान देंगे, ऐसे ही मैं एक मानता हूँ ये एक कमरा है, ऐसे एक साथ ये एक कमरा है, ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ध्यान दें तो इधर हमारा एक कमरा हो गया ऐसे करके, और ये एक कमरा हो गया, तब हमारा क्या बनता है, तो बहुत सारे कमरे जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, हमारे घर का निर्माण होता है यही। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, मान के चलिए ये घर जो है आपका क्या है, यही आपका शरीर है। तो देखते हैं ये कैसे बना है। तो जैसे छोटे छोटे कण आपस में मिले हैं रेत के और फिर ईंट बना, उसी तरह से छोटे छोटे जो है कोशिका, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की। ये सारी कोशिकाएं जो है जब आपस में मिलती हैं तब हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ ईंट का निर्माण हुआ छोटे छोटे कणों से मिलके, उसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है, ऊतक। और बहुत सारे एक ही प्रकार के ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तब जैसे यहाँ पे दीवार बना था, उसी प्रकार से हमारे शरीर में मांसपेशी बनती है। क्या बनती है? इसी प्रकार से हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण हो जाता है। और जब बहुत सारे मांसपेशियाँ, एक ही प्रकार के मांसपेशियाँ जब आपस में मिलते हैं तो आपके शरीर का एक अंग बनता है। शरीर का क्या बनता है? एक अंग बनता है, जैसे कि घर का एक कमरा बना था। और इसी तरह से अगर बहुत सारे शरीर के अंग आपके मिले, मतलब ये बॉडी का एक पार्ट बना, ये बॉडी पार्ट मिला, सारे बॉडी के पार्ट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा एक बॉडी बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर की क्या होगी, संरचनात्मक इकाई होगी। अब आप कहेंगे कि कार्यात्मक इकाई कैसे है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कार्यात्मक इकाई कैसे है। जैसे कि हमारे जो शरीर है, आप अपने 4 साल पहले का फ़ोटो देखिए और आज का फ़ोटो देखिए, बहुत सारा चेंजेस दोनों में आ चुका होगा। ये कैसे आया होगा? एक तो नहीं आता है, ये आता है दिन भर उसमें कुछ ना कुछ काम होते रहता है, जिसके कारण से कुछ दिनों बाद आपका पूरा का पूरा फेस जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जा रहता है। तब चलिए बात करते हैं इसके अर्थ की। तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका को कहते हैं सेल। और ये सेल शब्द जो है लैटिन भाषा के सेल्यूलर शब्द से लिया गया है। सेलुलर शब्द से सेल बनाया गया है, ठीक है। और सेलुलर का अर्थ जो होता है वो एक छोटा कमरा होता है, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी खोज की, तो खोज जो है सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था एक कार्क में। और वो खुद के द्वारा बनाए गए जो सूक्ष्मदर्शी है उसी के द्वारा,
तो स्वनिर्मित बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क में इन्होंने क्या किया था, कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें कि 9 साल बाद अगर देखते हैं 1674 में, तो 1674 में लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया। जैसे कि हम लोग बात करें, इन्होंने जो किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, तो ये मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी जी, क्यों? क्योंकि इन्होंने पेड़ की, अब कार का मतलब समझ लीजिए आप, पेड़ की छाल ही समझ लीजिए, तो उसी में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। लेकिन 9 साल बाद क्या हुआ, लीवेनहॉक आए और लीवेनहॉक ने उसी सूक्ष्मदर्शी से पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किया, जीवित कोशिका का अवलोकन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया, तब आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद बात हम लोग करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1839 में स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था। इन्होंने पादप में किया था, कोशिका सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो स्वान है, स्लाइडेन ने पादप में और स्वान ने जंतुओं में इसका क्या किया, सिद्धांत दिया। सिद्धांत किया था कि सभी जो जीव हैं, यानी कि समस्त जीव, वो किन से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था। अब इन्होंने ये चीज़ भी कहा कि यदि कोई जीव जो है वो यदि एक ही कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से मिलकर के बना हो, तो उसे हम लोग एक कोशिकी कहेंगे। ठीक है, तब उसे क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और यदि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, जैसे कि हम लोग हैं, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के हमारा निर्माण हुआ है, तो हम लोगों को कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं कोशिका के प्रकार की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका को 2 प्रकार में सीबी वैन नेल ने बांटा था। किन्होंने, सीबी वैन नेल ने कोशिका के 2 प्रकार बताए। कैसे कैसे, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्री कोशिका आप कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि शुरुआती कोशिका। शुरुआती कोशिका ये ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो अविकसित होती हैं, यानी कि पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इनमें केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका झिल्ली भी नहीं होती है, तो केंद्रक झिल्ली भी उनमें नहीं पाई जाती है, तो इनमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। साथ ही यदि इनमें केंद्रक पाई गई तो वो केंद्रक जो होती है वो अविकसित होती है, तो उसको केंद्रकाभ कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में आपने जरूर सुना होगा न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड उसको कहा जाता है। साथ में अगर हम लोग बात करें इनमें, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं बनते हैं, तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है, नहीं इनमें बनते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इनमें क्रोमेटिन धागे जो होते हैं वो नहीं बनते। जो गुणसूत्र हम लोग देखते हैं ना, तो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो क्रोमेटिन धागे के बने होते हैं, तो इनमें जो है क्रोमेटिन धागे नहीं बनते हैं, तो क्रोमेटिन का इनमें निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो जब क्रोमेटिन का निर्माण नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो इनमें जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए ही गुणसूत्र के रूप में बिखरे हुए रहते हैं। ये जो है मान के चलिए आपका कोशिका है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ये गुणसूत्र कुछ ऐसे बिखरे रहेंगे, जो डीएनए है वो ऐसे ही बिखरे रहते हैं, इनमें किसी प्रकार से विशेष रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इनका आकार अगर हम लोग देखें तो आकार जो होता है वो 1 से लेकर के 10 माइक्रो, है ना, 1 से लेकर के 10 माइक्रो mm का होता है इसका आकार जो होता है। तो इसका आकार जो होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रो mm का होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। इनमें क्या होता है, जस्ट इसका वो अपोजिट ले लीजिए उसको, उसमें क्या है, उसमें केंद्रक होती है, केंद्रक के साथ साथ केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, और केंद्रक झिल्ली के साथ साथ केंद्रक के अंदर उसमें केंद्रिका भी पाई जाती है। उनमें क्या होता है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनते थे, उनमें हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं, हिस्टोन होता है, जिसके कारण से उसमें क्या हो जाती है, क्रोमेटिन धागे का निर्माण होता है। ठीक है, तो केंद्रक उनमें जो अगर देखें, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे लूँ, क्या लूँ, यूकैरियोटिक कोशिका को, तो यूकैरियोटिक कोशिका आपने देखा होगा बड़ा सा ऐसा केंद्रक पाया जाता है, और इसी केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन होता है, और हिस्टोन प्रोटीन से यहाँ पे आपका किसका निर्माण होता है, यहाँ क्रोमेटिन धागे का निर्माण होता है, क्रोमेटिन धागे बनते हैं, जिनको बाद में हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर इसके आकार की बात करूँ यूकैरियोटिक कोशिका का, तो इनका आकार जो होता है वो 5 से लेकर के 50 माइक्रो mm का होता है। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी कोशिका के प्रकार। एक बार फिर से देखते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार को CB वैन नेल ने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक उन्होंने किया वो था प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा किया यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कैसी कोशिका थी जो अविकसित थी, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित थे, और केंद्रक होते भी हैं तो वो भी पूर्ण रूप से जो है विकसित नहीं होते हैं, जिनको केंद्रकाम कहा जाता है यानी कि न्यूक्लाइड कहा जाता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात करें, हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है, और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण से क्रोमेटिन नहीं बनते हैं, और क्रोमेटिन नहीं बनता है तो DNA जो है वही गुणसूत्रों के रूप में क्या होता है, इस टाइप से बिखरे हुए रहते हैं। साथ में आकार की बात करते हैं तो आकार इनका जो होता है 1 से लेकर के 10 माइक्रोएमएम तक का होता है। इनमें जस्ट ऑपोजिट चले जाइए, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होंगे। साथ में क्या हो जाएगा, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों होती है, और केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के साथ साथ उनमें केंद्रिका भी पाई जाती है। उनमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन होने के कारण क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे बनते हैं जो बाद में गुणसूत्र, जो बात हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें आकार की तो ये जो होता है 5 से लेकर के 50 माइक्रोएमएम तक का इनका आकार होता है कि इनका यूकैरियोटिक कोशिका का। तो कोशिका मुख्य रूप से 2 ही हैं, एक तो विकसित हो सकते हैं और दूसरा अविकसित हो सकते हैं। और यही कोशिका, यही 2 प्रकार की कोशिका पादपों में भी पाई जाएगी, और यही 2 प्रकार की कोशिकाएं जंतु में भी पाई जा सकती हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कल के डेट में चर्चा हो चुकी है कि ये सारी किस में पाई जाती है, बैक्टीरियस में होती है। यूकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया को छोड़ दे तो अन्य सभी में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका। देखिए ये पादप कोशिका जो ऊपर वाला संरचना दिख रहा है, और ये जो है जंतु कोशिका जो नीचे दिख रहे हो। एक बात मैंने ये कर दिया है, यहाँ ध्यान देंगे अच्छे से, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका कैसे कहेंगे, ऐसी कोशिकाएं जो पेड़ पौधों में पाई जाती है पादप कोशिकाएं, और जो जंतु कोशिका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाती है वो क्या कहलाएगी, जंतु कोशिका कहलाएगी। बस इतना सा था। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ ध्यान देंगे, जो दोनों में पाई जाती है मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अगर अंतर हम लोग देखेंगे तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं इजीली। कैसे, जो ब्लैक मार्कर में मैंने लिख रखा है इधर, है ना, और जो इस साइड लिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो दोनों में पाई जाती हैं, और जो राइट साइड लिखा हुआ है वो कोशिकांग जो है केवल पादप में लिखी हुई है। जैसे कि ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, तो ये केवल पादपों में पाई जाती है। जैसे कि लवक और कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाएगी, और सेंट्रोसोम जो है वो केवल और केवल किसमें, जंतु कोशिका में पाई जाएगी। बाकी जितने भी कोशिकांग है वो दोनों कोशिकाओं में पाई जाएगी। ठीक है, जैसे प्लाज्मा झिल्ली का है तो प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया प्लाज्मा झिल्ली। ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, और इसमें ये सबसे ब्लैक कलर का ऊपरी वाला भाग प्लाज्मा झिल्ली हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए प्लाज्मा झिल्ली क्या है, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि जीव द्रव्य के चारों ओर, आप देख पा रहे हैं ये जो मैंने डैश दे रखा है, इनमें एक द्रव भरा रहता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जो अर्धपारगम्य होती है। तो इन्हीं के जो है, ये जो है इसमें भी आप देख पा रहे हैं पूरा जो व्हाइट कलर जो स्पेस दिख रहा है, गैप दिख रहा है, उसमें गाढ़ा द्रव भरा हो रहता है, उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के चारों ओर, इसमें ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो जीव द्रव्य के चारों ओर, और इसमें ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसकी बात हो रही है ना, तो ये प्लाज्मा झिल्ली है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली, जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली, इसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो जीव द्रव्य के चारों ओर पाई जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इनमें ये वाला है ब्लू कलर का, इनमें ये ब्लैक कलर का सबसे बाहरी वाला होता है। ठीक है, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बनी किसकी होती है, तो ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ये जो बनी होती है प्रोटीन और वसा से बनी होती है। साथ में अगर और बात करें इसका, तो ये विषाणुओं में इनका अभाव होता है। जो विषाणु होते हैं यानी कि जिसको आप वायरस कहते हैं, तो वायरस में इनका अभाव होता है, वायरस में ये नहीं पाए जाते। तो अगर इनकी कार्य के बारे में बात करें तो ये इसका कार्य ये होता है कि ये जो है कोशिका के आकार को बना करके रखता है। ये जो शेप आप देख पा रहे हैं ये कहाँ से बना है, ये तो प्लाज्मा झिल्ली है ना, ये जो पूरा बॉर्डर दिख रहा है प्लाज्मा झिल्ली है। तो इसका आकार कौन बनाया है, ये बनाया। ऊपर से भी देख रहे हैं तो इसका आकार जो है ये ब्लू कलर वाला लाइन, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। तो दोनों का आकार को बना करके रखने का कार्य कौन कर रहा है, प्लाज्मा झिल्ली कर रही है। तो सबसे पहला काम यही है कि ये क्या करती है, ये करती है कोशिकाओं के आकार को बना करके रखने का। दूसरा अगर हम लोग इसमें बात करें
तो इसका काम ये और होता है कि बाहर से जो आने वाली जो अणुएं होती हैं, जो रासायनिक पदार्थ अन्य पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर जाएगी या कोशिका से कुछ पदार्थ जो बाहर जाने वाली है, उस पर ये नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, इसी वजह से इसे कस्टम ऑफिसर भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, कस्टम ऑफिसर प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाहर से आने जाने वाली जो पदार्थ हैं उन पे क्या करता है, ये नियंत्रण रखता है। तो एक और अगर काम हम लोग देखें तो ये क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका काम बस इतना ही है कि आकार को बना कर रखता है, बाहर से आने जाने वाले अणुओं पर नियंत्रण रखता है, इसी वजह से इसको कस्टम ऑफिसर कहते हैं। और अगर लास्ट में देखें तो ये सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए ठीक। तो अब अगला हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति। तो ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति कहेंगे किसे? पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली को, ये जो ब्लू कलर है ये प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरी हुई जो संरचना होती है, बाहर से घेरी हुई जो संरचना होती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोशिका भित्ति। बात आ गई होगी समझ में? तो ये जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है और ये निर्जीव होती है। प्लाज्मा झिल्ली जीवित होती है, याद रखेंगे, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होती है? वो निर्जीव होती है। और बनी किसकी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कार्य अगर इसके देखें तो कार्य ये क्या रहता है? ये बाहरी सीमा का निर्धारण करता है, केवल बाहरी सीमा का। ये देख रहे हैं बाहर को, तो ये केवल बाहरी सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। और इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि ये किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, साथ में अगर हम लोग देखें शैवाल में, कवक में और जीवाणुओं में भी उपस्थित होता है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में होती है? शैवाल में, कवक में और जीवाणु यानी बैक्टीरिया में उपस्थित होती है। और अगर बात करें किस में नहीं होती तो एक जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाई जाती है और साथ में प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में दोहरी झिल्ली से, ये देख रहे हो ऐसा दोहरी झिल्ली, तो कोशिका में दोहरी झिल्ली से बनी सेम के बीच के समान संरचना वाले कोशिकांग को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, दोहरी झिल्ली से बनी यानी कोशिका में दोहरी झिल्ली से बनी सेम के बीच के समान संरचना क्या कहलाती है? ये वाली ना, इसमें ये वाली, इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अगर बात करें खोज की, तो इसका खोज जो था अल्टमैन ने किया था और नामकरण जो किया था वो बेंडा नामक साइंटिस्ट ने किया था। इनका ही अगर काम की बात करें, कार्य की अगर बात करें, तो ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करता है। तो बॉडी में जो ऊर्जा जनरेट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, और इसी कारण से इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर आप कह सकते हैं पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोशिका भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों समझ में ही होगी। चलिए एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। कोशिका भित्ति क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरे हुई जो संरचना होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली जो दिख रही है आपको, तो प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरी हुई जो संरचना होती है पादप कोशिका में, उसे कोशिका भित्ति कहेंगे। ये जो होगी ये सेलुलोज की बनी होगी और ये निर्जीव होगी। ठीक है, इनके काम अगर देखें, कार्य देखें, तो बाहरी सीमा का ये केवल निर्धारण करता है और ये जो होता है शैवाल, कवक और जीवाणुओं में पाई जाती है, जबकि प्रोटोजोआ और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की है, वहीं पे मैं अगर बात कर दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? कोशिका में सेम के बीच के समान संरचना वाली दोहरी भित्ति की बनी हुई कोशिकांग जो होती है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। खोज अगर इसकी बात करें किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। और वहीं पे अगर बात करें इसका नाम, तो नामकरण जो किया था वो बेंडा नामक साइंटिस्ट ने किया था। काम क्या होता है इसका? काम होता है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करना। इसी वजह से इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये क्या है देखिए, तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच, आप ध्यान देंगे, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच अनियमित और शाखित नलिकाओं की जाल पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इनका कार्य क्या रहता है? ये जो देख रहे हो गोल 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 गोल, इसे कहते हैं राइबोसोम। इसी के ऊपर में जस्ट है। तो ये क्या करते हैं? ये राइबोसोम से प्रोटीन को केंद्रक तक ले जाने का, देखिए राइबोसोम से प्रोटीन को केंद्रक तक पहुंचाने का क्या करती हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक, यार मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सटे हुए जो छोटे छोटे कण होते हैं, इसी को कहा जाता है राइबोसोम। ठीक है, कि फिर से देखिए
ये जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सटे हुए छोटे छोटे दानों के समान जो संरचना है, छोटे छोटे कण हैं, उसी को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की खोज जो की थी वो रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था 1953 में। किसने की थी खोज? रॉबिन्स और ब्राउन ने। इसी से स्पष्ट हो जा रहे हैं राइबोसोम और रॉबिन्स सेम है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, इनके काम क्या होते हैं? इनका काम जो होता है वो है प्रोटीन निर्माण करने का। तो राइबोसोम के अगर कार्य की बात करें तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं, और इसी वजह से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं लाइसोसोम। देखिए राइबोसोम अलग है और लाइसोसोम अलग है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम किसे कहेंगे? ये जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे संरचना गोल गोल वाली, ये जो दिख रहा है, ठीक है, दोनों पाई जाती है। इसी वजह से इसमें नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये हो गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किसे कहेंगे? एक हरी झिल्ली से घिरी जो थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि एक हरी जो है, एक हरी झिल्लियों से घिरी हुई क्या होती है? ये जो बीच में दिख रहा है ना ऐसा गोल गोल, उसके चारों तरफ एक परत की झिल्ली पाई जा रही है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं एक हरी झिल्ली से घिरी हुई थैलीनुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुवे ने की थी। इनका काम देखिए, कार्य क्या है? कार्य जो होता है बाहर से आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करना और उनका पाचन करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, इनकी जो झिल्ली होती है, जो एक हरी झिल्ली बोला, वो झिल्ली फट जाती है, तो इसमें का जो पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है, और उस पदार्थ के बाहर निकलने से पूरे कोशिका को क्या हो जाती है? नष्ट हो जाता है, यानी पूरा कोशिका जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण से क्या हो जाती है? अगर एक हरी जो झिल्ली है ये फट जाए तो इसमें का द्रव बाहर निकल गया तो पूरा का पूरा कोशिका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, किसे? लाइसोसोम को। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप देखते हैं अगला टॉपिक जो है गोल्जी काय। गोल्जी काय जो आप देख रहे हैं, ये वाली संरचना है ना, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जा रही है। तो क्या कहेंगे? जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाने वाली तस्तरीनुमा संरचना गोल्जी काय कहलाती है। बहुत ही सिंपल है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाने वाली जो तस्तरीनुमा संरचना है, ये जो दिख रहा है ना तस्तरीनुमा संरचना, इसी को क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कि इन्होंने कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर गोल्जी काय की खोज किसने की थी तो गोल्जी इसमें भी है और इसमें ही है, यही से याद हो जाएगा। तो इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका काम जो होता है वो वही है कि मृत कोशिकाओं में से, देखिए मृत कोशिकांग को कोशिका में से बाहर निकालना, यानी सिंपल सी बात है, यदि इसमें कोई कोशिकांग जो है यानी कोशिका का कोई अंग यदि वो मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसको बाहर निकालने का काम जो करते हैं वो गोल्जी काय का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सेंट्रोसोम देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने केवल और केवल राइट साइड में ही लिख रखा है, और वो केवल किस में पाए जाएंगे? जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम, देख रहे हो कि कैसी होती है? तारों की समान संरचना, ये देख रहे हो स्टार टाइप का। तो जंतु कोशिका में तारों की समान पाई जाने वाली जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम के अंदर में दो कण पाए जाते हैं, देख रहे छोटा छोटा स्टार टाइप कैसा। तो सेंट्रोसोम के बीच में यानी कि मध्य में दो कण पाए जाते हैं जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? सेंट्रियोल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जंतु कोशिका में विभाजन का, यानी कि जंतु कोशिका का जब विभाजन होता है तब उसमें ये सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और पादप कोशिका में यदि इसी की बात करें तो पादप कोशिका में ये जो है विभाजन के समय ही बनता है, पहले से होता नहीं है ऐसा जो देख रहे नहीं है, लेकिन ये विभाजन के समय इनमें बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आ गई होगी समझ में। तो हमने क्या प्लाज्मा झिल्ली भी देख लिया, गोल्जी काय देख लिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, केंद्रक। केंद्रक जो है ये इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना आखिरी कोशिकांग लवक। तो लवक जो होता है वो होता है पादप कोशिका में ही पाई जा रही, देख रहे हैं। तो पादप कोशिका में पाए जाने वाला अंडाकार या फिर गोलाकार जो संरचना होती है उसको लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कोशिका में ना, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, याद रखेंगे। तो पादप कोशिका में पाई जाने वाली गोलाकार या अंडाकार जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। ये वाली संरचना की लवक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग इसके प्रकार। तो लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान देंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट।
तो अब देखते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है। इसका कार्य क्या रहता है? खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होगा, यानी कि रंगीन होगा नहीं, इसमें कोई कलर नहीं होगा, और ये इसका काम जो होगा वो खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना होगा। खाद्य पदार्थ को ये संरक्षित करेंगे, और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जड़ों और तनों पर पाए जाते हैं पौधों के। दूसरा देखते हैं, अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगीन वर्णक होते हैं, यानी कि इसमें कलर पाए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं? ये फलों को जो है कलर प्रदान करते हैं। जो आप देखते हैं ना, पीले, गुलाबी, संतरा, नीला, ये सारे जो कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ये रंगीन वर्णक होते हैं, ठीक है, इसलिए फल व फूलों को रंग प्रदान करने का ये काम करते हैं। अगला देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये हरे रंग के वर्णक होते हैं। हरे रंग के क्या होते हैं? वर्णक होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। सुना है क्लोरोफिल? तो इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, और क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण जो है पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो क्लोरोफिल पाई जाती है, इसी कारण से क्या होते हैं? पौधे जो है इसकी सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसी कारण से क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है पौधों का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 2 लोगों तक कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।